मैं रामजीत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज का यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिरकार गोवा को कैसे भारतीय राज्य का हिस्सा बनाया गया। तो ये सारी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही जहाँ हम ये भी जानेंगे कि 1947 में अंग्रेज तो भारत को छोड़कर चले गए, अर्थात हमें 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, परंतु गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने में हमें 1961 ईस्वी तक इंतज़ार करने पड़ा। अर्थात पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। जैसा कि आपको पता होगा 1498 में, अर्थात 20 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था और वो भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। तो साथ में ही वास्को डी गामा के बाद पुर्तगाल से अन्य वहाँ के गवर्नर बनाकर भेजे गए और जो पुर्तगाल था भारत को अपना कॉलोनी बनाने वाला, उपनिवेश बनाने वाला पहला यूरोपीय शक्ति था। तो और यहाँ से वापस जाने वाला वह अंतिम था, यानी कि 1961 में गया। तो इन सारी बातों को हम जानेंगे कि कैसे गोवा को मिलाया गया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू थे वो इस पक्ष में थे कि जो गोवा है यह मात्र एक फुंसी मात्र है। जैसा कि फुंसी हो जाता है, आप कहीं देख सकते हैं, तो उसे दबाकर हटा दिया जाता है। तो उनका कहना था कि हम कभी भी गोवा को अपने में मिला सकते हैं, लेकिन काफ़ी भारत को मशक्क़त करना पड़ा, 1961 तक वेट करना पड़ा। अब चलिए इससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि यह जो गोवा है इसके थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के लिए गोवा शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है। यह अपने आकार में भले ही छोटा रहा है, लेकिन व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और काफ़ी सारे व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। इसकी थोड़ा हम इतिहास को देखें तो इसी कारण इसका जो लोकेशन है, इसके कारण मौर्य लोग, सातवाहन लोग एवं भोज राजवंश भी आकर्षित हुए थे। अर्थात गोवा का हम कह सकते हैं जो काफ़ी प्राचीन इतिहास है। गोवा के देखिए लंबे इतिहास की शुरुआत 3री सदी से पूर्व में हुआ था। तो काफ़ी पुराना इसका इतिहास है, जब मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाद में 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बदामी के चालुक्य शासक ने इस पर 580 से 750 ईस्वी तक इस पर राज्य किया। और बाद में देखिए समय बीतते गया और 1312 ईस्वी की बात की जा रही है जब गोवा को पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया। लेकिन विजयनगर के जो उस समय शासक थे, जब उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया गया, तो जो विजयनगर के शासक कौन थे, तो हरिहर प्रथम ने उन्हें खदेड़ दिया। हरिहर प्रथम के द्वारा खदेड़ दिया गया था और अगले जो 100 साल तक हम कह सकते हैं जो गोवा पर विजयनगर के शासकों ने यहाँ पे शासन किया, अर्थात 1469 तक। यहाँ पे आगे देखिए समय बीतते गया और आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि बहामी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहमनी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह। तो ये आपको याद रखना है कि जो बीजापुर के सुल्तान थे कौन, आदिल शाह। तो इनका नाम अभी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, तो ये याद रखना है। उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया आदिल शाह के द्वारा और इन्हीं के द्वारा पुर्तगालियों ने क्या किया था, तो गोवा को छीना था। किनसे, तो आदिल शाह से। तो उसी डिटेल को पढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड बताया जा रहा है। तो चलिए इनके द्वारा बनाया गया और गोवा वेल्हा को इन्होंने अपनी क्या, तो दूसरी राजधानी बनाई थी। अब चलिए हम यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है कि गोवा में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ कैसे हुआ। तो ये हम चलिए देखते हैं। जैसा कि बताया गया कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और यहाँ को उपनिवेश छोड़ने वाले आखिरी यूरोपीय शासक थे। अब थोड़ा हम लोकेशन को देख लेते हैं कि भारत की तुलना करके पुर्तगाल को लोकेशन के देख लिए। ये हमारा देश रहा भारत, ये देख सकते हैं यहाँ पे गोवा है। तो गोवा से इसकी हम तुलना करके देखें तो ये देखिए यहाँ पे भारत से ये रहा पुर्तगाल। ये देखिए जितने भी यूरोपीय शक्ति थे 1947 में हैं, भारत छोड़कर कौन चले गए हैं, यूनाइटेड किंगडम। फ्रांस भी था जो पांडिचेरी पर 1954 तक कब्जा किए हुए था। तो ये देखिए फ्रांस भी वहीं पे है, तो फ्रांस छोड़ के चला गया। पुर्तगाल कब छोड़ के गया, 1961 में भारत के हिस्से के छोड़ के गया। तो इसके लोकेशन को भी आप देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा था कि उन्हें पराजित कर दिया और उन्होंने वेल्हा गोवा को एक स्थानीय राज्य की स्थापना की, जो कि बीजापुर के सुल्तान की दूसरी राजधानी थी। यह गोवा में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ था जो अगले 451 वर्षों तक चला। तो सोच सकते हैं अंग्रेजों से भी लंबे समय तक इन्होंने भारत के एक हालांकि छोटे हिस्से पर राज्य किया, तो समझ सकते हैं इनके द्वारा किया गया। साथ ही यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पुर्तगालियों का वहाँ पे शासन रहा, एक लंबे समय तक रहा, तो वे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मानव अधिकारों की अवहेलना कर रहे थे। गोवा के लोगों को काफ़ी जबरन वहाँ के हिंदुओं को धर्मांतरण किया जा रहा था और उन्हें ईसाई बनाया जा रहा था।
आगे देखिए वो उनका जो अमानवीय यह जो व्यवहार रहा उससे काफ़ी लोग धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि वो परेशान थे, वहाँ के गोवा वासी परेशान थे। पुर्तगालियों ने यहाँ की संस्कृति का नामो निशान मिटाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि कई माध्यम में, कई मैगजीन में, कई पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है कि वहाँ कई सारे चर्च बने जो काफ़ी सारे वहाँ के मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है और उसे पूरी तरह से पुर्तगाली शैली पर बसाया गया कि गोवा एक पुर्तगाल का शहर ही दिखे। वह भले ही समुद्र पार का एक शहर है लेकिन वह पुर्तगाल का उसे पूरा हिस्सा बनाने की कोशिश किया गया। अभी भी आप उसका लोकेशन देखिएगा तो वो थोड़ा पुर्तगाली शैली से उसका मिलता जुलता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों ने यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किए, मंदिरों को तोड़े गए, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी तरह से यहाँ के मूल संस्कृति को मिटाने में वे कामयाब नहीं रहे, तो पूरी तरह उनकी संस्कृति नहीं मिट पाई। समय बदला, साथ ही पुर्तगाल ने गोवा को वाइस किंगडम का दर्जा दिया। देखिए अब पुर्तगाल को लग रहा था कि गोवा जो है पुर्तगाल का हिस्सा रहेगा, पुर्तगाल से कभी अलग नहीं होने वाला है, तो धीरे धीरे गोवा को उसने क्या किया तो वाइस किंगडम का दर्जा दे दिया और यहाँ के नागरिकों को, यानी कि जो पुर्तगाल के नागरिक थे, उन्हें अपनी ओर लुभाने का प्रयास किया और ठीक वैसे ही अधिकार दिए जैसे पुर्तगाल के निवासियों को मिलते हैं। तो इसे पुर्तगाल का एक प्रोविंस समझा गया, किसे तो गोवा को। यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे जो उच्च तबके के हिंदू थे, कुछ ईसाई थे, उनको अपनी ओर लुभाने के लिए और साथ ही में कोई जो बड़े लोग थे, उस समय गोवा के धनी लोग थे, उनको कुछ विशेषाधिकार यानी स्पेशल राइट दिए गए। जो लोग संपत्ति कर देते थे यानी टैक्स देते थे, उन्हें 19वीं शताब्दी के मध्य में यह अधिकार भी मिल चुका था कि वो पुर्तगाली संसद में गोवा का प्रतिनिधि चुनने के लिए देख सकते हैं वहाँ पे वोट भी कर सकते हैं। तो पूरी तरह से इसे पुर्तगाल का हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया। 1843 का एक बात किया जा रहा है कि जब पुर्तगाली राजधानी को वेल्हा गोवा से पंजिम ले गए, तो आपको ये भी याद रखना है कि देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति आप देखिएगा गोवा का, जो भारतीय गोवा है, यहाँ पे देख सकते हैं तो इसकी दो जिला अभी गोवा में, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। तो यही पूरा गोवा का लोकेशन है और गोवा दो राज्यों के मध्य में है। ऊपर में देख लीजिए महाराष्ट्र है और इधर साउथ में देख सकते हैं इसका कर्नाटक है और इधर पूरा पूर्वी हिस्सा भी इसका कर्नाटक है। तो ये समझ सकते हैं दो राज्यों के बीच में है कौन, गोवा। तो गोवा की पहले राजधानी कहाँ थी, वेल्हा गोवा। तो वहाँ से परिवर्तित करके कब, तो अभी डेट बताया गया 1843 में जो पुर्तगाली थे उसे कहाँ ले गए तो पंजिम ले गए। देख सकते हैं जो पंजिम भी है यहाँ पे, अरब सागर के किनारे वाला हिस्सा यहाँ पे बताया गया, तो कहाँ ले गए पंजिम। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 जून समय समय धीरे धीरे बीतता गया। लोग भारतीय स्वतंत्रता के प्रति जितने भी लोग थे, गोवा पर उनका नज़र नहीं गया और अन्य क्षेत्र जितने भी थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनका विलय किया गया, सभी का विलय किया गया। अंग्रेज छोड़ के चले गए लेकिन गोवा के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन 1946 में गोवा के भारत का हिस्सा बनाने का पहला विचार किनके मन में आया था, तो हम कह सकते हैं यह क्रांति गोवा के लोग चाह रहे थे कि भारत इसमें दखल दे, लेकिन नहीं दिया जा रहा था। इसके उसी समय राम मनोहर लोहिया, नाम तो आप सुनेंगे राम मनोहर लोहिया जी का, तो इन्होंने 18 जून 1946 को, उस समय वो बीमार थे, तो वे इनको काफ़ी था कि हम वहाँ से पुर्तगालियों को हटाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पुर्तगाल की ओर गोवा की ओर कूच किए थे। उस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था, इनको बुखार भी था, इसके बावजूद भी वहाँ एक जनसभा में यह पहुँचे, देख सकते हैं। और वहाँ पे पुर्तगाली जो दमन कर रहे थे वहाँ के लोगों पर, उनको खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। बाद में देखिए यहीं पे 18 जून का एक देखिए यहाँ पे दिखाया गया, 18 जून 1946 इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है गोवा में। तो ये देख सकते हैं ये कौन है, राम मनोहर लोहिया। तो इन्हीं को इनका डेट कब याद है, तो ये याद रखना कब कुछ किए थे, तो देखिए 18 जून 1946 को। और बाद में जब उन्होंने कूच किया, आवाज़ उठाई, तो पुर्तगालियों को डर लगा, इसीलिए पुर्तगाली सोचे शायद इसको भी भारत में विलय नहीं किया जाए। तो इसी को दबाने के लिए राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार कर तुरंत मंडगांव जेल भेज दिया गया। अब जब उनको जेल भेजा गया तो इससे महात्मा गांधी कह रहे थे कि अगर राम मनोहर लोहिया कोई हिंसक कार्य नहीं कर रहे थे, कोई हिंसा का आंदोलन नहीं कर रहे थे, उनका जो आंदोलन था वह शांति से हो रहा था, तो यह कोई जो पुर्तगालियों द्वारा किया गया वह सही नहीं है। इसीलिए उनकी जो पत्रिका है, हरिजन पत्रिका, आपको पता होगा किनकी थी, महात्मा गांधी, तो उसमें एक लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और लोहिया को गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त बयान दिए और कहा कि
जिसके बाद जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा, जब गांधी जी इसमें अड़ गए तो माहौल काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, तो गर्मा गर्म हो गया और लोहिया को गोवा को सीमा से तुरंत बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन गोवा में लोहिया को अगले 5 साल तक आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन लोगों को क्या चाहिए था, लोगों को एक हिम्मत चाहिए थी, कोई एक कह सकते हैं कि नेतृत्व करने वाला चाहिए था, और वे राम मनोहर लोहिया के रूप में मिल चुके थे। इसीलिए पुर्तगाली दमन से परेशान गोवा के जितने भी हिंदू थे, साथ ही ईसाइयों में कैथलिक ईसाई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इन्होंने क्या किया, तो खुद से हम कह सकते हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर खुद को संगठित किया, अपने एक गुट बनाए और पुर्तगालियों के लिए लड़ना, पुर्तगाली शासन से लड़ना क्या किया, स्टार्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के काम में एक क्रांतिकारी दल भी उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उसका नाम याद रखना है। ये दल कौन सा था, तो आज़ाद गोमांतक दल। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस समय सक्रिय दल था, जो कि पुर्तगालियों यानी कि पुर्तगाल का जो शासन था उससे यह लड़ रहा था। उसमें विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरि नाईक, दत्तात्रेय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी आदि ने इसकी स्थापना की थी। इन सभी को पकड़ के बहुत को पुर्तगाल भेज दिया गया था, वहाँ जेल में, कुछ को अफ्रीका के जेल में भेज दिया गया था, जो अफ्रीकी देश अंगोला है वहाँ के जेल में भेज दिया गया था। तो ये भी जानना है। साथ ही विश्वनाथ लवांडे और प्रभाकर सिनारी जेल से भाग निकले थे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन वहाँ चलाएं। अब समय धीरे धीरे बीता। बताया गया कि 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने भी भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति को खाली करने का निर्णय लिया एवं पांडिचेरी को छोड़कर। अब पूछा जाए कि जो फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज से हमें मुक्ति कब मिली, 1947 में। फ्रांसीसी से कब मिली, तो 1954 में। और किस क्षेत्र को छोड़ के गए थे, तो पांडिचेरी। अब भी अगर वर्तमान में पांडिचेरी का लोकेशन अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि यह कितने 4 क्षेत्रों में विभाजित है। जैसा कि आपको पता होगा, माहे पांडिचेरी का क्षेत्र ही है और भारत के 3 राज्य में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में जानना है कि माहे कहाँ है, तो पांडिचेरी का ही क्षेत्र है, लेकिन वह केरल में है। साथ ही यनम कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है, यह भी पांडिचेरी का क्षेत्र है। और 2 आपको याद रखना है, एक हो गया आपका कराईकल, वे कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसके साथ ही पुडुचेरी, वे भी तमिलनाडु में है। तो ये 4 क्षेत्र आपको यहाँ से जानना है। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1954 में लोहिया की प्रेरणा से गोवा विमोचन सहायक समिति बनाया गया, जिसने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के आधार पर आंदोलन चलाया। और महाराष्ट्र और गुजरात में आचार्य नरेंद्र देव का नाम सुने होंगे, जिन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाया था। तो उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात देख सकते हैं बगल में ही थे, तो उसके लिए सदस्यों को अपनी ओर भरपूर साथ देने का ऐसा उन्होंने वचन दिया और काफ़ी ज़्यादा मदद भी किया। कहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में, किनके द्वारा, तो आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी से थे, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत ने पुर्तगाल से अनुरोध किया, जब सभी लोग चल गए, अंग्रेज चले गए, फ्रांसीसी चले गए, तो भारत ने इनसे भी अनुरोध किया कि वे पुर्तगाली जो क्षेत्र हैं उसे छोड़कर चला जाएं। तो उस समय सिर्फ गोवा के नहीं और छोटे क्षेत्र थे, दमन था, दीव था, इन सभी को भी आज़ाद किया गया। हालांकि जो दादरा था, यानी कि आप जानते होंगे कि जो दादरा की स्वतंत्रता है वह 22 जुलाई 1954 को कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था पुर्तगाल ने, और इसे लेकर वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का काफ़ी प्रयास किया था। तो देख लीजिए, इसका बात किया गया। लेकिन पुर्तगाली सरकार ने ना ही सिर्फ गोवा की मुक्ति यानी स्वतंत्रता के बारे में बात करने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने पहले से ही लागू दमनकारी उपाय, जितने भी पहले से दमन किया जा रहा था, उसको और तेज कर दिया। किसे, तो पुर्तगालियों ने। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुर्तगाल आसानी से गोवा को छोड़ने के विचार में नहीं थे, क्योंकि वे नेटो, जैसा कि पता होगा, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सभी सदस्य होते हैं। अगर कोई राष्ट्र पर कुछ किया जाता है तो इसमें सभी एक्शन लेते हैं। तो उसका भी नेटो का पार्ट था। तो उस समय जो पंडित नेहरू थे वे भी सोच रहे थे कि अगर हम गोवा में दखल देते हैं तो हमें नेटो के जितने राष्ट्र हैं उससे सैनिक टकराव का सामना शायद न करना पड़ जाए। लेकिन भारत, उसकी जो गोवा की स्थिति थी वह पूरा भारत की तरफ थी, भारत की एक क्षेत्र था, तो इससे काफ़ी हिचकिचाने की बात नहीं थी। देखिए, बार बार बातचीत के जो पेशकश था इसे ठुकराया गया। इसीलिए 1 सितंबर 1955 को भारत ने निर्णय लिया कि वहाँ जो गोवा में क्या, तो भारत के द्वारा एक वाणिज्य दूतावास तो था, जो कॉन्सुलेट था, उसको बंद कर दिया गया, यानी कि सारे बातचीत बंद कर दिए गए। और भारत ने पुर्तगाल को बाहर करने के लिए गोवा, दमन और दीव के बीच
में बंद कर दिया। तो वहाँ पर देख सकते हैं बीच में रास्ता है, भारत ने बंद कर दिया उसको, जो हम कह सकते हैं कि जो समुद्री सीमा था उसको पूरी बंद करने का प्रयास किया गया कि गोवा को एक तरह से पूरा लैंड लॉक्ड किया जाए। पुर्तगाल ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश की। और देखिए जब यह कब स्टार्ट हुआ तो भारत पूरे फिराक में था कि कैसे न कैसे पुर्तगालियों को कुछ गलत में फंसाया जाए और फिर वहाँ पे कुछ कार्रवाई किया जाए। हालांकि राम मनोहर जो लोहिया थे वे गांधीवादी विचार के थे, वे चाहते थे कि गोवा को भारत का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन शांति प्रिय ढंग से, एक सत्याग्रह के ढंग से। लेकिन आखिरकार गोवा को हिस्सा बनाया गया, लेकिन राम मनोहर लोहिया उससे खुश नहीं थे क्योंकि सैन्य कार्रवाई के द्वारा मनाया गया था। तो वे अलग बात था। हर जगह दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक ही विचार सही नहीं हो सकता है। तो सैन्य कार्रवाई किया गया। काफ़ी जो हमारी आर्मी थी काफ़ी निपुण थी, मात्र 36 से 40 घंटे के बीच में ही वह जो पूरा क्षेत्र था उसको अपने हिस्से में मिला लिया। क्यों मिला लिया? तो इसके एक भनक चाहिए था। तो 1961 में नवंबर की बात है, उसमें पुर्तगाली सैनिक थे, उन्होंने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चला दी। हालांकि इसमें मात्र एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कुछ घायल हुए थे। तो यही इसी के कारण माहौल बदल गया और भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय थे KB कृष्णा मेनन और नेहरू जी थे। उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई और गोवा पर सैन्य कार्रवाई की बात किया गया। देखिए यहीं पे सैन्य कार्रवाई, और हमारी आर्मी तो इसमें निपुण थी क्योंकि उसकी काफ़ी छोटी आर्मी थी पुर्तगाल के यहाँ। पुर्तगाल से वापस इंडिया में आना काफ़ी उनको समय लगता। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय सैनिक की टुकड़ी ने गोवा के बॉर्डर पर प्रवेश किया। भारतीय सेना के बढ़त को देखते हुए पुर्तगालियों ने वास्को के पास एक पुल था उसको तोड़ दिया कि इनको आने में थोड़ा समय लगे, तब तक हम इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा उसको हम उछालें। और देखिए बताया गया कि करीब 40 घंटे से भी कम समय लगा और ज़मीनी, समुद्री और हवाई हमले किए गए वहाँ पे। आखिरकार 19 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना है, 17 दिसंबर से ही बात चल रहा था। 18 को वहाँ पे आर्मी पूरा कूच कर गए। 19 दिसंबर को पूरी तरह से गोवा को भारत का हिस्सा बनाकर उसे स्वतंत्र कर दिया। तो ये डेट आपको याद रखना है, किस डेट को? 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने, देख सकते हैं एयरफोर्स की भी मदद लिया गया था, नेवी के भी, और हमारी जो आर्मी है उसका। तो इन तीनों ने ऑपरेशन विजय के तहत, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में, उसमें भी ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भी जानना है कि वो कौन सा था। तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत मिला लिया गया और गोवा, दमन और दीव को क्या, तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पे देखिए उस समय हालांकि पुर्तगाली सेना को यह पूरा आदेश दिया गया था कि वह दुश्मन को शिकस्त कर दे या खुद मौत के गले लग जाएं, लेकिन उन्होंने, सेना ने क्या किया, तो भारतीय सेना के सामने उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कोई युद्ध करने से उन्होंने मना कर दिया भारत की शक्ति को देखते हुए। तो उस समय क्या किया गया, तो जो पुर्तगाल के गवर्नर जनरल थे वसालो ई सिल्वा और भारत के जो सेना प्रमुख थे PN थापर, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राण थापर थे, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया था। तो ये देख सकते हैं इन दोनों के द्वारा, और पुनः इसको क्या किया गया, तो छीन लिया गया था, किसे, गोवा को। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि गोवा मुक्ति दिवस अगर पूछा जाए कोई भी एग्जाम में कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 30 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन पूछा था गोवा डे, गोवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को। अब चलिए 30 मई को मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1987 को जब शुरू में गोवा, दमन और दीव, इन तीनों को क्या, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया भारतीय, जो कि 25वां राज्य था भारत का। तो इसे कब बनाया गया, तो 30 मई 1987 को। इसीलिए 30 मई को गोवा डे मनाया जाता है। और अभी भी जैसा कि आपको पता होगा, दमन और दीव को क्या, तो केंद्र शासित प्रदेश ही बने रहा दिया गया जैसा कि उनकी स्थिति थी। और करीब गोवा 450 साल तक पुर्तगाली शासन का अधीन रहा, हम कह सकते हैं टोटल लगभग 451 साल था। और इस कारण अभी भी आप यूरोपीय जो संस्कृति का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा उस पर पड़ गया है। गोवा में लगभग 60% जनसंख्या हिंदू है और 28% जनसंख्या ईसाई है। लेकिन एक खास बात अभी क्या है कि ईसाई समाज में वहाँ भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। जैसा कि देखते हैं हिंदुओं में जाति व्यवस्था पाई जाती है, वैसे वहाँ भी है। अब देख सकते हैं गोवा काफ़ी ज़्यादा एक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्टेट हम राज्य बन गया है। तो इसके बारे में जानना है, काफ़ी पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं गोवा में। अब आपको देखिए जीके के पॉइंट से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये देखिए एक वाटरफॉल दिखाया गया है, ये कौन सा वाटरफॉल है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये है दूध सागर जलप्रपात, यानी कि दूध सागर वाटरफॉल। तो ये आपको याद रखना है कि जो दूध सागर वाटरफॉल है वह कहाँ है, तो गोवा में है।
यह कर्नाटक और गोवा के सीमा पे है। तो ये आपको मात्र एक जीके के तौर पे बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।